Hello students, today we will be discussing about cells and the important terms related to the cell. So basically जब हम सेल की बात करते हैं तो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया था कि सेल एक्चुअली एक सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम करता है. Which provides energy, or you can say does some work to move a unit charge across the circuit. बेसिकली जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट मेन होते हैं. एक तो कहते हैं इलेक्ट्रोड्स और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट्स लाइक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट CaSO4, C2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव मींस कटायन या अनायन होते हैं. इसको हम डिसॉल्व स्टेट के अंदर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरी हमारे पास दो प्लेट्स होंगी डिफरेंट मेटल्स की. एक प्लेट को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसे P से लिखते हैं, और दूसरी प्लेट को हम नेगेटिव प्लेट जिसे हम N से लिख देते हैं. तो अगर हम बात करें सिंपल तो सेल के लिए हम एक वेसल लिखते हैं और उस वेसल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम वो दो प्लेट डिप कर देते हैं. से एक प्लेट जिसको हमने पॉजिटिव प्लेट का है P और दूसरी प्लेट से नेगेटिव जिसको हमने लिखा है N. तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये जो सॉल्यूशन है इसको तो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो प्लेट्स थी P और N इनको हमने कहा इलेक्ट्रोड्स. अब सपोज इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस हम कोई लोड रेजिस्टेंस से R लिख दिया. इसको किसी की के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं तो जब इस की को क्लोज किया जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस करंट ड्रा करेगा फ्रॉम दिस सेल. तो इस सेल का काम क्या होगा कि इस सर्किट के अंदर चार्ज को कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना या वर्क करना. तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे. तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो सेल के अंदर करंट होगा, सेल करंट, वो इधर की तरफ होगा सेल के इनसाइड. लेकिन जब आउटसाइड बात करते हैं तो दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल P टू नेगेटिव टर्मिनल N. पॉजिटिव टर्मिनल P से और नेगेटिव टर्मिनल N की तरफ होता है. अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेल है, सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है. सेल का काम क्या है, क्योंकि ये वर्क कर रहा है इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम कहते हैं कि दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर हम बात करें इस सेल की, तो सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है. तो अगर हम लिखें वर्क को फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और ये बाय चार्ज हो गया, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EDR, और ये टर्म हमारे पास आ गई थी पोटेंशियल. सो dV इज इक्वल टू EDR, और अगर V निकालें दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ E dr.
जो कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सीखेंगे, लेकिन ये इस क्लोज्ड पाथ के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देते हैं। यहाँ ये बात गौर करने की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता था, लेकिन उसका जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मींस क्लोज पाथ पे जो वर्क डन है वो जीरो आना चाहिए, लेकिन जो ईएमएफ की बात करते हैं हम, ईएमएफ जो है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव मींस ई डॉट डी आर जो आपके पास है ई डॉट डी एल कह सकते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और फोर्थ यूनिट में हम सीखेंगे दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फोर्थ यूनिट की हम बात कर रहे हैं ये ईएमएफ। तो ईएमएफ एक्चुअली क्या करेगी, करंट के फ्लो को मेंटेन करने का काम करेगी किसी सर्किट के अंदर। अब इस सेल से रिलेटेड हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक हम कहते हैं ईएमएफ, दूसरा हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा है भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और तीसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको सिर्फ ई से लिखते हैं, और ईएमएफ को हम लिखते हैं ई से। अब इन तीनों टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जब सेल की नोटेशन की बात करते हैं तो सेल को हम इस तरह से लिखते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट को से एक बड़ी लाइन से लिख देते हैं, से P लिख दिया इसको, और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को N को हमने एक छोटी लाइन से लिख दिया, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है और ये नेगेटिव टर्मिनल आपके पास हो गया। तो ये सेल की नोटेशन होती है और उसकी ईएमएफ लिख दी जाती है जो कि E से 2.5 वोल्ट 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट जो भी है। अगर सेल्स को एक कॉम्बिनेशन में अगर अरेंज कर दें तो सपोज इस तरह से सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया, तो सेल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम बैटरी कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सेल हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो कहते हैं प्राइमरी सेल, जो कि हम प्रैक्टिकल्स में भी यूज करेंगे, बनाएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे। प्राइमरी सेल्स वो होती हैं जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं, रिचार्ज नहीं की जा सकती, नॉन रिचार्जेबल। और जबकि दूसरी जो सेल होती है सेकेंडरी सेल, दे आर रिचार्जेबल, उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल सेल। तो हम यहाँ जब सेल को एक सिंबल से इंडिकेट करेंगे, और इस सेल के पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इस सेल का ईएमएफ और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करंट के जो फ्लो को अपोजिशन देगा कुछ इलेक्ट्रोड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो को जो अपोजिशन देंगे अपने आप से खुद का खुद विरोध कर रहे, सेल्फ रेजिस्टेंस इसको हम कहें, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसका मतलब जब हम सेल को डिनोट करेंगे तो हम सेल के साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो करेंगे, इस तरीके से ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक नोटेशन तो ये बताई हमने, ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये सेल लिखी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये शो कर दिया इस तरह से, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अगर सेल को हम आइडियल मानेंगे, आइडियल सेल वो होगी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो हम वन बाय वन इनकी बात करना चाहते हैं इन टर्म्स की। तो पहले हम सपोज ये करते हैं कि सेल का काम क्या, सर्किट के अंदर करंट देना, किसी लोड रेजिस्टेंस को करंट देना। तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास, यहां बना देता हूं कि ये आपके पास एक सेल है और ये उसका सपोज हमने इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया, और इस सेल का काम, इस सेल से सपोज हमें एक बल्ब जाना था, बल्ब एक लोड रेजिस्टेंस हो गया, सपोज ये बल्ब हुआ, ठीक है। तो इस बल्ब को बल्ब दिखाने की बजाय हम एक रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, तो हमने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया से आर, और एक की के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब दो सिचुएशन लेंगे हम यहाँ, पहली तो की ओपन रहे, दूसरे केस में ले लेंगे कि की क्लोज रहे।
तो हम देखते हैं कि सेल का ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ऐसे ही इस पॉजिटिव प्लेट से ये इस रेजिस्टर का टर्मिनल से ए पॉजिटिव पोटेंशियल ले रहा होगा जब की को क्लोज करेंगे, और ये जो बी टर्मिनल है से कैसा पोटेंशियल ले रहा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर की को क्लोज करेंगे तो इस सेल से करंट ड्रा करेगा, और करंट ड्रा करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V = IR। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पोटेंशियल में, नेगेटिव को नेगेटिव, इसका मतलब जो भी पोटेंशियल इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस होगा, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, इन प्लेट्स के अक्रॉस होगा, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होगा, उसको हम रीड कर सकते हैं। तो उसको रीड करने के लिए हमने इन टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करके पॉजिटिव को पॉजिटिव पोटेंशियल एंड से और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, दूसरा फिगर हम ये भी बना देते हैं कि तब ये क्लोज हो, तब पहले सिचुएशन हमने ओपन की बात करी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, ये भाई इसका वोल्टमीटर लगा देते हैं पैरेलल में। मैं रीड्रा कर रहा हूं सर्किट को, एक तरह से समझ लीजिए। यहां हम की को क्लोज कर देते हैं, ये टर्मिनल बी पॉजिटिव एंड आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम यहाँ इसके तीन केस लेंगे, एक तो ओपन सर्किट का, एक क्लोज सर्किट का, एक शॉर्ट सर्किट का। ठीक है, और उनके वन बाय वन डिस्कस करेंगे, रिजल्ट और ग्राफ और वेरिएशन भी डिस्कस करने यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ एक्चुअली क्या है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम इस सर्किट को ओपन रखें, मींस इसकी को हमने क्लोज नहीं किया, तो इस टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी वैल्यू आएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, उस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, मींस यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाएगा तो उस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, ईएमएफ। सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज the potential difference between the electrodes, or you can say plates of a cell। कब potential difference between the electrodes of a cell is the EMF is the potential difference between the electrodes or plates of the cell when cell is in the open circuit। cell is in the open circuit। जब cell open circuit में होगी, that is when no current is drawn from the cell। जब cell से कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाएगा from the सेल। ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम राइटिंग इट एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, मींस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा, मैक्सिमम। वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। कब, व्हेन I = 0, जब I 0। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आए। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको से हम स्मॉल r से लिख देते हैं। अब आपने कहा कि सेल के तो दो पार्ट है, इंटरनल का मतलब होता है अपने अंदर। इस सेल के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। तो उस करंट के फ्लो के लिए, क्योंकि एक करंट तो इस सेल के अंदर भी है, एक आउटर सर्किट के अंदर है, तो सेल के अंदर जो करंट है किसके लिए, कि जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पड़ रहा है, सेल करंट, तो उसके फ्लो को भी ये इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के पोजीशन दे रहे होंगे खुद के ही। तो खुद का जो खुद अपोज करेगा सेल्फ रेजिस्टेंस, सेल्फ रेजिस्टेंस को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस नाम देंगे। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सेल्फ रेजिस्टेंस of the cell which is
offered by the electrodes and electrolyte of the cell. इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेल के जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस नाम दिया है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अगर सेल हमने प्रिपेयर की एज फ्रेश यूज कर रहे हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आइडियली 0 होता है, लो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल के लिए उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आइडियली लो और 0। जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाती है, मींस सेल से करंट ड्रा करते हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम, और यू कैन से यूज आर इंक्रीजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग internal resistance, affecting internal resistance। तो internal resistance किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो देखिए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पहले, ठीक है, ध्यान रखना आपने। पहली बात तो ये कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी सेल का, ये फैक्टर तो पहले लिख देंगे कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का कम होता है और यूज के बाद जैसे जैसे ज्यादा करंट ड्रा किया जाता है, यूज में ज्यादा लिया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस सेपरेशन, जितना ज्यादा सेपरेशन होगी उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। सेकंड फैक्टर है कि जो आपकी प्लेट्स हैं या जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस एरिया बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया कम हो डिक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मींस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन, मींस आपका अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, अगर मतलब उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तीसरी चीज है, नेक्स्ट चीज कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी लेटिस वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती। नेक्स्ट है आपके पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड्स किस मेटेरियल की प्लेट्स हैं। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हम यूज करते हैं। देखिए कैसे। हमने पहला केस लिया था कि जब सेल ओपन रखी है, उससे कोई भी करंट ड्रा नहीं किया है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल मैक्सिमम चार्ज अप है और उसका पोटेंशियल है जो वो फुल है, तो उस फुल पोटेंशियल को, उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हमने सेल की ईएमएफ से डेजिग्नेट कर दिया था, ई लिख दिया था। सो ई वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हिच वाज मैक्सिमम व्हेन नो करंट वाज ड्रॉन। सेकंड केस में हमने लिया कि इस की को क्लोज किया, तो की को क्लोज करेंगे तो ये लोड रेजिस्टेंस इस सेल से करंट ड्रा करेगा और ये करंट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी अपोज होगा, तो उसके कारण से जो उसके ईएमएफ की वैल्यू है ई वो ड्रॉप हो जाएगी बाय एन अमाउंट आई आर, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब
करंट फ्लो करेगा तो वो भी अपोज करेगा, तो उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, ई में से आई आर ड्रॉप हो जाएगी और वो उन प्लेट्स के अक्रॉस अपीयर होगी। और जैसे जैसे करंट इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो ये V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में यहाँ अपीयर हो जाएगी। तो अपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is the potential difference, जैसे कि नाम से लग रहा है टर्मिनल्स मींस एंड्स, is the potential difference across या between the plates or terminals, between the terminals or you can say plates of the cell when some current is drawn from the cell, तो सेल से जब करंट ड्रा करते हैं तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वैल्यू आएगी, अगर सपोज इस की को हमने क्लोज कर दिया तो क्लोज करते ही ये करंट ड्रा करेगी तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण से भी ड्रॉप आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण से उसकी ईएमएफ की वैल्यू में आईआर ड्रॉप हो जाएगी, मींस ई माइनस आईआर हो जाएगी वी की वैल्यू। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, तो जो आईआर ड्रॉप यहाँ आएगा आई इनटू कैपिटल आर, वो इसके पूर्ण अक्रॉस रीड होगा इस वोल्टमीटर की। So some current is drawn from the cell, or you can say cell is in closed circuit. तो अब जब आपने करंट ड्रा किया है मींस करंट इज नॉट जीरो, तो जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो अब ईएमएफ ई के बराबर नहीं रहेगा, बट उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी बाय एन अमाउंट इक्वल टू आई इनटू स्मॉल आर, वेयर आई आर इज द you can say voltage lost or voltage loss due to internal resistance, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण से ये वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, इसको हमने ध्यान रखना है। अगर ईएमएफ की बात करना चाहते थे तो अगर जब हमने सेल को किस में लिया, फर्स्ट केस ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के केस में आपने ये बताया कि आई क्या होगा, जीरो होगा, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आई जीरो कर दें तो ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, तो जो इसके अंदर से ड्रॉप हो रही थी, कम हो रही थी वैल्यू, वो कम नहीं होगी तो वो मैक्सिमम रह पाएगी। सो वो वैल्यू आएगी आपके पास ई माइनस आई आर, और आई वैनिश कर गया, सो वी इज इक्वल टू ई, और इस वी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या नाम दिया था, ईएमएफ। तो पहला केस, सो जब सेल ओपन सर्किट के अंदर है मींस कोई करंट ड्रा नहीं हो रहा, तो जो उस टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने ईएमएफ कहा था। क्योंकि सपोज आपके पास सपोज ये सेल है और क्योंकि सेल की एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट आपके पास नेगेटिव है, तो अपने पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, नेगेटिव प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। से इसको एन बोल दिया, या ए और बी लिखे तो ए और बी लिखे, सपोज इसको ए और बी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए मींस वी ए माइनस वी बी। अब वी ए आपके पास है इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और वी पी जो है पोटेंशियल किसका, नेगेटिव प्लेट का, नेगेटिव पोटेंशियल का प्लेट का पोटेंशियल कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वी ए तो वी प्लस माइनस फार्मूले का, और वी नेगेटिव कैसा है, खुद से नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो गया v माइनस, ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, तो v पॉजिटिव और प्लस v नेगेटिव, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, मींस उस टर्मिनल के अक्रॉस अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जब उससे कोई करंट ड्रा नहीं किया जा रहा तब भी। जब सेल ओपन सर्किट में रखी रहेगी मींस कोई करंट ड्रा नहीं होगा, तब भी उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, और उस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल जब एग्जिस्ट कर रहा है, जब सेल से कोई करंट ड्रा नहीं किया गया, उसको हमने ईएमएफ नाम दिया। अब आता है कि हमने सेल को क्लोज कर दिया है, तो सेल क्लोज करते करंट भी ड्रा होगा, तो हमें करंट ड्रा का एक्सप्रेशन निकालना है, और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करें v, ये भी हमने निकालना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन सेल ड्रास सम करंट, कोई करंट ड्रा करे, तो हम
अब बात कर लेते हैं कि जब करंट ड्रा किया जा रहा है, करंट ड्रा किया जा रहा है मतलब सेल आपकी क्लोज सर्किट के अंदर है। तो इस केस को हमने आपका रीड्रा कर दी, आपके पास सेल थी, ये आपका सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया हमने, इस सेल की ईएमएफ की वैल्यू ई थी, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और ये रेजिस्टेंस था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आर, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ए पॉइंट, और इसको बी कह दिया हमने, और ये की ले ली। अब जैसे ही की को क्लोज किया हमने, तो की को क्लोज करते क्या होगा कि ये लोड रेजिस्टेंस इस सेल से क्या करेगा, कुछ करंट ड्रा करेगा, वो करंट ड्रा कर दिया सपोज आई। अब वो जब करंट इस रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस में से जाएगा तो इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V IR। ठीक है, अब क्योंकि आपने कहा है कि हमारे पास ये जो रिलेशन है V E IR, इसके अंदर हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, R की वैल्यू भी I की वैल्यू भी आ जाए। तो हम ये देखते हैं एज V E IR। तो पहले मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, फिर करंट निकाल देंगे, करंट का एक्सप्रेशन तो हम ध्यान रखने हैं। तो यहां से अगर हम लिखें तो IR की टर्म आपके पास आएगी दैट इज इक्वल टू E माइनस V, और यहां से R लिखना चाहें दैट विल बी E माइनस V बाय I। फिर इसमें पेज नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, से इसको आपने सेकंड कह दिया, ये फर्स्ट था आपका। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि ये इस सेल के टर्मिनल्स के साथ ये जो रेजिस्टर लोड रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो एज V इज इक्वल टू IR है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल दे तो दैट विल बी V बाय R, वो इसके अंदर यूज कर रहे यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में यूज करेंगे देन इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या आएगा भाई बताइए, E माइनस V, और डिवाइडेड बाय I की जगह पे लिखेंगे V बाय R, तो R पलट के ऊपर चला जाएगा V बाय R का, और इस V को इसके डिवीजन में डाल दे E बाय V, और इसके में डालेंगे तो V बाय V 1 हो जाएगा और इनटू R। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये एक्सप्रेशन आपके पास नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम पोटेंशियल मीटर यूज करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एवेल्युएट करेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, वहाँ पे हम दोबारा डिस्कस कर देंगे, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इनटू लोड रेजिस्टेंस। अब आप करंट ड्रा की कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सेल का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो साथ दे रहा है किसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, मींस करंट को अपोज करने का। मींस ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, पैरेलल में नहीं है, दोनों सीरीज में हम देख ही लेते हैं। देखिए आप यूं समझ लीजिए इसको कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अपना खुद का, घर का आदमी मारे। जैसे आपको देखा होगा गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, घर परिवार पुणे में होते हैं, किसी आदमी खड़ा कर देते हैं पंप मार के, अभी आप तेरे साथ है चल खड़े हो गए। मान लो उनके घर पुणे के वोट थे 120, और जब पर्ची गिनती में आती है तो उसको वोट निकलते हैं मान लो 110, तो 10 वोट तो उसके घर के ही कम हो गए ना, तो घर को नहीं अपोज किया। तो जो खुद के कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो खुद अपोज करेंगे, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे किसका साथ दे रहा है कि ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था आप ये सेल का। अब यहाँ ये लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और सपोज की को भी मैंने क्लोज कर दिया तो कंडक्टिंग पाथ बढ़ गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि सपोज ये टर्मिनल से एक तरह से पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए थी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल देने के लिए नेगेटिव, तो यहां से ये गया पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, और अल्टीमेटली यहां से अगर ये ना होता तो ये कैसा पोटेंशियल आता है यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ ये नेगेटिव पोटेंशियल जाएगा तो ये इसका नेगेटिव पोटेंशियल एंड हो गया, और अल्टीमेटली अगर ये ना होता तो यहाँ से कैसा पोटेंशियल आता है पॉजिटिव। तो आप ये देख रहे हो कि ये रेजिस्टर अगर R1 ले ले और ये रेजिस्टर अगर आप R2 ले ले, तो ये R1 और R2 किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। देखिए पोटेंशियल कैसे है, डिफरेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंट तो बोलते हैं सीरीज में, और पोटेंशियल सेम तो पैरेलल में। तो ये सीरीज में तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, दैट विल बी R1 प्लस R2। तो R1 तो आपके पास से स्मॉल r, और R2 कैपिटल R है, इसका से लिख लीजिए R प्लस R। तो आपके पास जो सेल का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, सेल को जो जैसा कि सेल सी कर रही है, सेल को जितना फील हो रहा है, वो अब कैपिटल R फील नहीं होगा, उसके खुद के अपने थे वो भी उसके साथ बगावत कर गए, तो वो भी किसका साथ देने लगे, इस लोड रेजिस्टेंस का। मींस जो टोटल करंट ड्रॉन होगा इस सेल से, आप सेल लगा देते हैं यहाँ पे, इस सेल से जो टोटल करंट ड्रा होगा
वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों के कारण से ड्रा होगा। तो आपके पास जो करंट रिटर्न है वो कितना लिखा जाएगा, करंट रिटर्न दैट इज आई, कैसे लिखेंगे भाई, इफेक्टिव ईएमएफ और डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव ईएमएफ तो हमारे पास कितनी है, से ई, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई इज इक्वल, ये रिलेशन हमने ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक तो याद रखना है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिससे डिस्चार्ज हो रही है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जबकि क्लोज की तब का है, अगर रिचार्ज होगी तो यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस का याद रखना, R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, और एक करंट का याद रखना है। सो नेक्स्ट हम केस लेते हैं जब इस सेल को शॉर्ट कर दिया जाए। शॉर्ट करने का मीनिंग है कि रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसको पूरे को लोड रेजिस्टेंस अगर मान ले तो उसके टर्मिनल्स को हमने किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, और इसमें कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस वो जीरो हो गया आइडियली। तो ये हम कहेंगे कि सर्किट हमारा यहाँ शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब जो भी करंट होगा वो सेल का इस कंडक्टिव पाथ से चला जाएगा, यू कैन से शॉर्टकट पाथ फॉलो करेगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किटेड मींस करंट इजीएस्ट पाथ फॉलो कर रहा है। तो सबसे इजीएस्ट पाथ तो ये, तो इसी पाथ फॉलो करेगा, तो इसका मतलब इस पार्ट में कोई भी करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब यहां से करंट ही नहीं जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, चाहे रेजिस्टेंस रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस में कि जब हमारे सर्किट को, सेल को हम शॉर्ट सर्किट, पहला केस लिया था हमने ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट का। तो शॉर्ट सर्किटेड है तो उस केस के अंदर आपने ये कहा कि इस कंडक्टिंग वायर से इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, या सेल के दोनों एंड आपस में, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में जुड़ गए, तो सेल जो करंट आएगा वो करंट ये प्रेफर करेगा कि वो इजीएस्ट पाथ से फॉलो हो जाए, फ्लो हो जाए। तो इजीएस्ट पाथ है जीरो रेजिस्टेंस का, जो कि कंडक्टिंग वायर है। तो उसके केस में जो हमारे पास, क्योंकि क्लोज तो है ही सर्किट, तो दो, तो इस केस में हम ये लिखेंगे कि रिलेशन होता था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन अब क्योंकि इस पाथ में से सारा का सारा करंट, जो मैक्सिमम करंट जाना था वो यहाँ से चला गया, इस पार्ट में करंट नहीं फ्लो किया, और करंट यहाँ फ्लो नहीं किया, तो इसका मतलब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो क्या कर रही है, आपके पास जीरो शो कर रही है। इट मींस दैट E माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, और यू कैन से आई आर इज इक्वल टू E, और I विल बी E बाय आर। उस केस के अंदर सेल जो मैक्सिमम करंट देगी वो E बाय आर के बराबर होगा। ये कब आपके पास, जब सेल किसके अंदर है, शॉर्ट सर्किट के अंदर है। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर ये करंट आपके पास मैक्सिमम करंट आएगा, दैट विल बी I इज इक्वल टू E बाय आर। ये ध्यान रख लिया आपके पास। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि तीन टर्म आई थी, एक तो वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और उनके बीच में एक रिलेशन आया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इनको यूज करके हम कुछ ग्राफिकल रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आते हैं, तो थोड़ा समझ करके ध्यान से करना है, कंसेप्ट बेस है आपके पास, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ग्राफ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है V और R के बीच में, R मींस लोड रेजिस्टेंस। दूसरा ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे EMF E और लोड रेजिस्टेंस के बीच में, और तीसरा जो ग्राफ है वो हम लेंगे V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, P और I के बीच में। तो पहला केस लेने के लिए हमने पहले वाला जो केस लिया, जो V और R के बीच में ग्राफ है, तो हमने एक रिलेशन लिया था V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। लेकिन ये जो आपका करंट था, इस करंट के एक्सप्रेशन को आप ये ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस I की जगह लिख देता हूँ V बाय R, hence I इज इक्वल टू V बाय R होता फ्रॉम ओम्स लॉ। और V की टर्म एक तो ये यहाँ है, एक यहाँ है,
तो इसको मैं इधर की तरफ ले आता हूँ, तो v की टर्म दोनों ही हो गई है, v प्लस v बाय r और इंटू r इक्वल टू e। यहाँ से v कॉमन ले लेते हैं, तो v कॉमन लेंगे तो पहली टर्म होगी 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R एंड दैट इक्वल टू e। समझ गए? हमने पहले क्या किया, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद यहाँ करंट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, I इज इक्वल टू v बाय r। तो v बाय r वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद v की दो टर्म में बन गई, दोनों को एक तरफ कलेक्ट कर लिया, कॉमन ले लिया v को, अब v और हमें किसके बीच में चाहिए, r के बीच में, तो ये रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू e बाय 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया आपके पास, इसको भी ध्यान रख लीजिए, कोई नंबर डाल करके इसको ध्यान रखना है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है v और लोड रेजिस्टेंस R के बीच में, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन में v भी है और कैपिटल R भी। अगर मैं कैपिटल R टर्म को इंक्रीज करता हूं तो आपके पास देखिए कि कैपिटल R किसके अंदर, रेसिप्रोकल के अंदर है, तो R इंक्रीज होगा कैपिटल R, तो ये जो पूरी टर्म जो ये वाली है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये डिक्रीज हो जाएगी, और ये वाली टर्म डिक्रीज होगी, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब v क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर दोबारा से देखिए, R अगर आपके पास इंक्रीज हुआ था, तो R इंक्रीज होने का मतलब ये जो मैंने सर्कल कर दी टर्म ये डिक्रीज हुई, मींस टोटल डिनोमिनेटर डिक्रीज, और डिनोमिनेटर डिक्रीज तो v इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि v और r डायरेक्ट एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और कैसे कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो v की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू v के साथ इस तरह से बढ़ती है। आप ये ग्राफ ले लीजिए, इधर की तरफ हमने रेजिस्टेंस ले ली और इधर की तरफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो धीरे धीरे करके बढ़ेगी और बढ़ करके जाकर के वैल्यू ये मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर एज r अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिख दें, मींस इनफिनिटी लार्ज ले लिया हमने लोड रेजिस्टेंस, तो समथिंग ओवर इंफिनिटी बिकम्स जीरो, तो देन जो आपका v का एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी e बाय 1 प्लस r बाय इंफिनिटी लिखा, और 1 और इंफिनिटी कितना हो गया, जीरो, मींस v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, e के बराबर। v की e के बराबर जो वैल्यू होती है वो v की मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, तो v की यहाँ पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, से इसको हमने e बोल दिया, और ये इसके कब होगी, जब r आपके पास इंफिनिटी तक इस पैरेलल जा रहा है, इस एक्सिस के पैरेलल, तो ये आपके पास वैल्यू आपके पास किसकी होगी, e की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास ये ग्राफ आएगा, और इस v की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस v की मैक्सिमम वैल्यू को हमने e नाम दे दिया। इस v की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको e नाम दे दिया। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ एक तरह से v और r के बीच का ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ हमने लेना है ईएमएफ और लोड रेजिस्टेंस। अभी भी हम कह रहे थे कि सर्किट चाहे ओपन पड़ा रहे चाहे क्लोज रहे, तो ईएमएफ की जब हम बात करते थे तो ईएमएफ तो कब होती थी, ओपन सर्किट के केस में। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट ही खुला पड़ा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस चाहे कितना भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस। क्योंकि ईएमएफ हम किस केस में लेते थे, ओपन सर्किट के केस में लेते थे, मींस ये अगर सेल थी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ और हमने ये लोड रेजिस्टेंस ले लिया कोई भी वैल्यू का था, और ये हमने की को क्या रखा, ओपन रखा। तो की को ओपन रखेंगे तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वैल्यू वो ई रहेगी, क्योंकि यहां से करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहे कितनी यूज की जाए तो ईएमएफ की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ ले ले और ये ले ले लोड रेजिस्टेंस, तो इंडिपेंडेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, मींस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहे कितनी भी आर्बिट्रेरी चूज करें, ई की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेकंड ग्राफ, किसके बीच में हो गया, ई और आर के बीच में। अब थर्ड ग्राफ हमने लेना है किसके बीच में, वी और आई के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है, एक्सरसाइज में भी है, इनके बेस कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। और जो कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं वही वहां यूज करेंगे, यहाँ से जो कंक्लूजन ड्रा होगा वो यही आएगा। तो वी आई ग्राफ,
तो आपने कहा कि ये मेरे पास रिलेशन था v इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, और हमने ग्राफ जो ड्रा करना है उस ग्राफ के अंदर ये तो आई एक्सिस ले लेना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको बी एक्सिस बोल दिया, वर्टिकल एक्सिस को। तो इसका मतलब ये तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी टर्म, ये पैरामीटर हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर मैं नीचे की तरफ ले लेता हूं इस इक्वेशन को, सो v इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, तो ये तो हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और आई लेना है अपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और ये आपके पास इंटरसेप्ट हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, एक बार देखिए कैसे रीअरेंज किया हमने। v इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिखा माइनस आर आई, ठीक है, ये टर्म है बस, और प्लस में क्या e। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं, ये y एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्सिस के लॉन्ग, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया c, तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि जो स्लोप है आपकी वो कैसी है, नेगेटिव स्लोप, कैसी स्लोप है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन कैसा आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप भी कैसी, नेगेटिव वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्लोप है वो तो किसको इंडिकेट कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस को, हमें नेगेटिव स्लोप का लेना है, और उसका इंटरसेप्ट आएगा जो y एक्सिस पे होगा किसके बराबर, ईएमएफ। तो इसका मतलब ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन और कैसी स्लोप का, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब राइट डिक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव जैसे हम बोलते थे ऐसे एन आता है ना, ये वाला लाइन, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो स्लोप देखते हैं कैसे, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये होगा इसका जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है c, वो तो किसको बताएगा, ईएमएफ को, तो ये वैल्यू तो किसको बताएगी, ईएमएफ को। और यहाँ पे जो x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो किस टर्म को बताएगा भाई, बताइए, वो आपके पास टर्म देखिए कि कैसे बताएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर i की वैल्यू को 0 कर देते हैं, i की वैल्यू को 0, तो i की वैल्यू को 0 कर दें तो v की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, e के बराबर, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम v की वैल्यू को 0 कर दें, यहाँ तो x एक्सिस का मतलब v इक्वल टू 0, तो ऑन x एक्सिस का मतलब तो v की वैल्यू कब आए, कितनी कर दें, 0 कर दें, तो x v की वैल्यू 0 करिए तो v इज इक्वल टू e माइनस आई आर था भाई, ठीक है, तो v की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, 0 इक्वल टू e माइनस आई आर, और यू कैन से e is equal to I into r, और you can say that is equal to, क्योंकि I एक्सिस है तो that is I is equal to e by r, तो ये हमारे पास जो एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो e by r को इंडिकेट कर रही होगी। तो अगर हमें I नोन है तो और e भी नोन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, हमारे पास जो vi ग्राफ है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब हम ये कह रहे थे कि इस एक्सप्रेशन से देखें तो v की वैल्यू तो है जो वो e में से कुछ कम होकर के इस पैरामीटर से, तो मींस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन द ईएमएफ होता है। तो अब क्वेश्चन एनालाइज करता है कि क्या ईएमएफ को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम ही रहेगा या एक्सीड भी कर सकता है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि कैन यहाँ से ये हुआ था कि v लेस देन e है, तो पूछता है कि कैन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड द ईएमएफ, क्या ईएमएफ को एक्सीड कर सकता है। तो आप इस इक्वेशन से देखेंगे तो कहेंगे कि नो, लेकिन बट आपका जो आंसर होगा कैसा होगा, दैट विल बी यस। कब, किस केस में, ये जो केस थे, ये केस तो तब था जब हमारे पास सेल डिस्चार्ज हो रही थी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम रिचार्जिंग ऑफ केस की बात करेंगे, रिचार्जिंग ऑफ सेल, रिचार्जिंग ऑफ सेल के दौरान ये आपके पास v की वैल्यू e से बड़ी होगी, इसी अमाउंट से, IR अमाउंट से। देखिए कैसे, यूं समझ लीजिए कि हमारे पास ये सेल थी, ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, और अगर लोड रेजिस्टेंस इससे करंट ड्रा करता है, जब इसको क्लोज कर दिया जाता है तो करंट की वैल्यू होती है I और लोड रेजिस्टेंस की IR वैल्यू, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे, और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस v से निकाल सकते थे, v इज इक्वल टू e माइनस आई इंटू आर, ये होता था, मींस करंट की डायरेक्शन ये।
लेकिन अगर सपोज ये सेल हमने क्या करनी, ये तो डिस्चार्जिंग थी सेल को अगर रिचार्ज करें, रिचार्ज करने का मतलब सेल से करंट लेने की बजाय सेल को करंट दिया जाए। मींस ये आपके पास अगर एक चार्जर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड चार्जर का, नेगेटिव एंड, तो इसका मतलब ये चार्जर अब इसको करंट देगा, तो करंट जो आई डैश होगा वो किधर है, किसके अपोजिट है, इस आई के अपोजिट है। सेल करंट से ड्रा करने की बजाय करंट दिया जा रहा है किसको, सेल को। तो इसके केस में जो इक्वेशन लिखी जाएगी V इज इक्वल टू ई माइनस आई डैश इंटू आर, लेकिन बट आई डैश है आपका दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ आई, सो ई माइनस आई डैश की वैल्यू कितनी, माइनस आई इंटू आर, दैट विल बी ई माइनस माइनस प्लस आई आर, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करेंगे कि V की वैल्यू आई आर अमाउंट से किससे ज्यादा है, E से। मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन एक्सीड द EMF ऑफ द सेल whenever the cell is being charged, when cell is being charged, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे।